हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 5 इयर्स जो हमारी प्लान थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या IRDP को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, IRDP यदि आप बोलोगे तो ये हमारी रीजनल अप्रोच है। ठीक है, ये हमारी रीजनल डेवलपमेंट अप्रोच है क्योंकि एक एरिया स्पेसिफिक को टारगेट करता है। देखो, यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो 5 इयर्स प्लान में हम लोग देखे थे जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक का, उसमें देखो एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया था। और दूसरे 5 ईयर प्लान में 1956 से 1961 में हमारी किसको टारगेट किया गया था? हमारी इंडस्ट्री को टारगेट किया गया था। और तीसरे भी 5 ईयर प्लान में हम देखोगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को मिक्स टारगेट किया गया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप देखोगे 1970 से पहले जो हमारी 5 इयर्स प्लान हुआ करती थी इन जनरल वे, उसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट किया जाता था। यानी कि जो हमारी अप्रोच थी डेवलपमेंट की वो हमारी सेक्टरल अप्रोच थी, यानी इकोनॉमिक की पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता था, या एग्रीकल्चर को या तो इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज में भी स्पेसिफिक हैवी इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो सेक्टरल अप्रोच हमारी हुआ करती थी। लेकिन आप जैसे ही देखोगे 1970 के बाद की जो हमारी 5 इयर्स प्लान है, धीमे धीमे हमारी जो अप्रोचेस हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस? उसके बाद आप देखोगे तो हमारी टारगेट ग्रुप अप्रोच अपनाई गई और टारगेट एरिया अप्रोच अपनाई गई। देखो, टारगेट ग्रुप में आप देखोगे तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, SC/ST डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट किया गया। इसके बाद टारगेट एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट, और ये हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोच जो हमारी है वो हमारी चेंज हो रही थी। पहले हमारी सेक्टरल अप्रोच अपनाई गई थी 1970 से पहले की स्कीम में, और उसके बाद टारगेट ग्रुप और टारगेट एरिया अप्रोच अपनाई गई। रीजनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे रीजनल जो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको अपनाई गई। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी एक तरह से टारगेट एरिया अप्रोच है जो पर्टिकुलर एरिया यानी रूरल एरिया को टारगेट करता है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मतलब है यहाँ पे कि रूरल एरिया के सारे प्रोग्राम, सारे जो हमारी डिफिशियंसी है जैसे मान लो, या उसके जो कंपोनेंट है रूरल एरिया में, सबको टारगेट करता है। इंटीग्रेटेड मतलब रूरल एरिया में सारे, जैसे यहाँ पे जो लेबर काम करते हैं उसके भी, और यहाँ पे फार्मर हैं उसके लिए भी, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज उसको भी। तो रूरल एरिया में जो भी चीज़ें हैं कंपोनेंट, सबको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने का ये हमारा प्रोग्राम था। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो आप देखोगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी 1978 में स्टार्ट हुई थी, जब हमारा 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था। लेकिन आपको याद होगा हम लोग 5th 5 ईयर प्लान में डिस्कस किए थे कि जो हमारी 5th 5 ईयर प्लान थी वो हमारी 1979 तक चलनी थी, लेकिन 1978 में ही स्टॉप हो गई थी, क्योंकि उसके बाद जनता गवर्नमेंट की सरकार आने से वहाँ पे 2 रोलिंग प्लान चले थे 1979 और 78 तक। ठीक है, 1978 से 78 तक चले थे, 80 तक चले थे। तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हमारा 1980 में स्टार्ट हुआ था, जब फिर से हमारी कांग्रेस सरकार आई थी। तो ये हमारी स्कीम जो है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब है जो स्टेट और जो हमारी सेंटर है दोनों 50-50% यहाँ पे शेयर करते हैं जो भी इसमें खर्चे आएंगे। तो स्टार्टिंग हमारी 1978 में लॉन्च हुई थी, लेकिन 1980 में इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली इसका स्टार्ट हुआ था। देखो,
जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे कि हमारे इंटीग्रेटेड का मतलब है रूरल एरिया में जो भी कंपोनेंट है सबका डेवलपमेंट करना, उस एरिया को टारगेट करके डेवलपमेंट करना। तो एम्स यहाँ पे मेन जो पर्पज़ है एम्स है, उसमें आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना पुअर के लिए। देखो रूरल एरिया में अमीर लोग भी है, पुअर भी लोग हैं, लेकिन अमीर लोग के लिए टारगेट नहीं है, पुअर लोग के लिए टारगेट किया गया है रूरल एरिया में। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए क्या करोगे कि या तो स्किल को आप इन्हेंस करोगे, और या तो वहाँ पे जो कॉटेज जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है उसको आप डेवलप करोगे, या आप एग्रीकल्चर वहाँ पे जो बंदे कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए उनके जो टूल्स चाहिए होती हैं उसके लिए आप पैसे दोगे, लोन दोगे, एम्पावर करोगे। तो एग्रीकल्चर को भी एम्पावर करने के लिए यहाँ पे स्कीम चलाई गई थी, और यहाँ पे जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी उसके लिए भी, और लेबर क्लास थी उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल भी यहाँ पे इन्हेंस किया जाता था। तो इन्हेंसिंग लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू इन्हेंसिंग द स्किल एलिमिनेटिंग द रूरल पॉवर्टी। तो मेन हमारा एम था रूरल पॉवर्टी को दूर करना, और उसके लिए जो भी कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, स्किल इन्हेंसिंग लिविंग स्टैंडर्ड करना थ्रू इन्हेंसिंग स्किल, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। तो स्ट्रेटजी में आप देखोगे, स्ट्रेटजी में यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता था। यदि आप मान लो रूरल एरिया में हो, आप हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आप ओपन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करेगी, और उसमें जो इंटरेस्ट होंगे वो कम रहेंगे, तो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। यदि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मान लो पंपिंग सेट परचेज करना है, या और भी चीज़ें जो परचेज करना है, या खेत को समतल बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। आप वहाँ से लोन ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो पब्लिक हुआ करती थी उसके, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक जो बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करती थी उसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने से खुद वहाँ बिजनेस स्टार्ट करें उनके लिए यहाँ पे सब्सिडी वाली लोन प्रोवाइड की जाती थी। और जो क्रेडिट हमें मिलता था इंस्टीट्यूशन, जैसे कॉमर्शियल बैंक से भी ले सकते थे, कोऑपरेटिव बैंक से भी ले सकते थे, रीजनल रूरल बैंक से भी ले सकते थे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। लेकिन देखो स्ट्रेटजी में ही आपको यहाँ पे लिमिटेशन देखने को मिलेंगी। देखो गवर्नमेंट लोन तो प्रोवाइड करती थी, सब्सिडी देने का प्रोविजन था यहाँ पे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि मेजर जो हमारी पॉपुलेशन है वो अभी तो मान लो यहाँ पे सबके पास बैंक अकाउंट भी है, जनधन अकाउंट भी हो गया है, लेकिन अभी भी वो लोन लेना चाहेंगे तो बैंक लोन नहीं देती थी। तो उस समय लोन क्या प्रोवाइड करेगी क्या, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए यहाँ पे मान लो कुछ उसके पास रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए नहीं होगा, तो लोन बैंक प्रोवाइड करेगी ही नहीं। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटजी में ही यहाँ पे लिमिटेशन आपको देखने मिलेंगे कि सबके लिए ये लोन अवेलेबल नहीं हुआ रहा होगा, और ये हमारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। ठीक है, तो यानी आओ फिर देख लेते हैं बेनिफिशरी जो थे दोस्तों रूरल डेवलपमेंट में। यहाँ पे लेबर क्लास जिनके पास लैंड नहीं थी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो जिनके पास कम ज़मीनें थी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास जो हमारी 11,000 जो हमारे रुपीज़ है उससे कम एनुअल इनकम हो, उनको भी इंक्लूड किया गया। और रूरल कॉटेज एम्प्लॉयर के लिए, जो कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो ओपन करना चाहते थे या वहाँ पर रखते थे, उनके एम्प्लॉयर के लिए भी ये सब्सिडी लोन प्रोवाइड की जाती थी। 40% ह्यूमन बेनिफिशरी थी, इसमें से जो भी बेनिफिशरी होंगी 40% ह्यूमन होंगी। ये सारे यहाँ पे बेनिफिशरी का प्रोविजन था। इन लोग जाके बैंक से लोन ले सकते थे और उनमें सब्सिडी उनको मिलेगा। जो भी सब्सिडी मिलता उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50-50% उसमें शेयर था। अब देखो एरिया की बात करेंगे, कहाँ कहाँ टारगेट किया गया था। जनरली पूरे इंडिया में एक समान टारगेट नहीं किया गया था, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ये स्कीम चलाई गई थी। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश और उड़ीसा की जो ट्राइबल एरिया थी वहाँ पे इसको टारगेट किया गया था। फिर एग्रीकल्चर डेवलप्ड एरिया जो थी, जैसे पंजाब की, हरियाणा की, आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे भी टारगेट किया गया था। तो आप देख सकते हो ट्राइबल एरिया में किसको एम्पावर किया जाएगा, किस लिए एम्पावर किया जाएगा। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा। एग्रीकल्चर डेवलप्ड रीजन में भी जो हमारे फार्मर है, फार्मर में भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, उसको टारगेट किया गया था। फिर एग्रीकल्चर लेस डेवलप्ड एरिया जो हमारे ईस्टर्न यूपी है, महाराष्ट्र के रीजन, इसको भी टारगेट किया गया था, इस जो स्कीम चलाई गई थी यहाँ पे।
फिर देखो हिली एरिया जो थी जम्मू एंड कश्मीर की एंड वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की, इसको भी टारगेट किया गया था। तो और इसके अलावा आप देखोगे तो डिजर्ट एरिया जो राजस्थान की थी वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट चलाए गए थे। फिर हमारी एरिया हैविंग वेल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे अच्छे से होता था, रूल्स लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से थे एरिया वहाँ पे, जैसे गुजरात, केरला, कर्नाटका वहाँ पे भी चलाए गए थे। फिर एरिया हैविंग पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पे बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें भी चलाए गए थे। तो अलग अलग एरिया को टारगेट किया गया था और यहाँ पे देखा जा रहा था कि कैसे रिस्पॉन्स आते हैं हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका। तो मेन स्ट्रेटजी था सब्सिडी प्रोवाइड करना, और एम था यहाँ पे कि रूरल पॉवर्टी को दूर करना, और इन्हेंसिंग स्किल भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, रूरल जो हाउस होल्ड है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उसको यहाँ पे सब्सिडी से लोन प्रोवाइड करना, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। बेनिफिशरी हमारी थे लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास, ओबीसी वाले, जो 11,000 से कम उनकी एनुअल इनकम हुआ करती थी। तो इन सब को टारगेट करके यहाँ पे बहुत सारे एरिया में, आई थिंक 6 टाइप की जो एरिया थी वहाँ पे इनको टारगेट किया गया, इस स्कीम को चलाई गई। तो दोस्तों एवोल्यूशन में देख लेते हैं। जैसा कि स्ट्रेटजी में सबसे पहले देखे थे कि हम वहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता था। लोन कौन देता था? कॉमर्शियल बैंक। और वहाँ पे अब उस टाइम पे आप देख सकते हो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करती थी, और लेबर क्लास के पास बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करती। मान लो बैंक अकाउंट हो भी तो उनको लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती थी। तो एवोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारी जो स्कीम थी उसको कैसे एवोल्यूट करोगे आप। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारी होती थी वो रिकमेंड की थी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पे सेटअप की जाए। इसको देखने के लिए, मान लो जो हमारी स्कीम थी उसको चलाने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को सेटअप करना था, डीआरडीए को प्लानिंग के लिए। लेकिन जो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन स्टेट में यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिली, यानी सब जगह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सेटअप नहीं किया गया। तो इसके वजह से यहाँ पे प्लानिंग जो थी, जो प्लानिंग जो करने का रोल था डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का, वो रोल यहाँ पे प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाया। इसके अलावा वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसका सर्वे अच्छे से नहीं किया गया। मान लो हिली एरिया का, जो हम वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के रीजन का, जम्मू कश्मीर रीजन का हिली एरिया का रिसोर्स का आप बोलोगे एनालिसिस उस समय अच्छे से सर्वे नहीं किया गया था। अब मान लो वहाँ की जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे तो प्लानिंग अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि याद रखो, सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो हम लोग देखे थे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना करता है किस एरिया को टारगेट कर रहे हो। आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी हमारी क्या स्टेप होती है कि वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उसको लिस्टिंग करना कि किस टाइप की रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे देखो दूसरी स्टेप यहाँ पे अच्छे से फॉलो नहीं की गई। नो रिसोर्स सर्वे ऑफ लोकल एरिया, जो लोकल एरिया टारगेट किए गए थे उसमें यहाँ पे रिसोर्स सर्वे को अच्छे से नहीं किया गया था। इसकी वजह से प्लानिंग ही हमारी पुअर हुई। अब प्लानिंग ही हमारी पुअर रहेगी तो इम्प्लीमेंटेशन तो पुअर रहेगी, और फिर हम फीडबैक वगैरह लेके कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग इसकी पुअर थी, कोई रिसोर्स सर्वे अच्छे से नहीं किया गया था। और उसके लिए जो स्किल चाहिए थी, जो ऑफिसर डील कर रहा था उसके लिए जो स्किल चाहिए थी कि आप रिसोर्स सर्वे करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, वो स्किल ही यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई। तो प्री रिक्वेजिट जो ट्रेनिंग थी वो डीलिंग ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं की, इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन भी पुअर हो गया। देखो यहाँ पे रिसोर्स सर्वे भी नहीं किया गया तो प्लानिंग पुअर रहा, और यहाँ पे स्किल प्रोवाइड नहीं की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन भी पुअर रहा। अब इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग दोनों पुअर रहेंगे, बेनिफिशरी को लोन भी नहीं मिलेगा, तो हमारी प्लान तो फेल रहेगी ना। तो हमारी जो हमारी पूरी प्लान थी वो उतना सक्सेस नहीं रही। इसके अलावा देख सकते हो कि जो हमारी कुछ स्टेट थी वो 50% जो लोड थी उसको शेयर करने के लिए इच्छुक नहीं थी, विलिंगनेस नहीं उनको देख रही थी। और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला क्रेडिट के लिए, यानी कि वहाँ पे लोन उसको मिलने के लिए नियरेस्ट बैंक नहीं थी, बेसिक एमिनिटीज नहीं थी, उस जो बेनिफिट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। और जो लोन प्रोवाइड भी किया गया था, जो यहाँ पे स्कीम चलाई गई भी थी, उसको मेंटेनेंस जो एसेट क्रिएट हो रहे थे उसके कोई फॉलोअप चेकअप नहीं हुआ, मेंटेनेंस एसेट कर रहा है कि नहीं, कोई फॉलो चेकअप नहीं हुआ।
तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारी स्कीम चलाई गई थी रूरल पॉवर्टी को दूर करने के लिए, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, उतनी सक्सेस नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये हमारी दोस्तों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक टारगेट एरिया अप्रोच थी रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए और रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी में ही, प्लानिंग में ही हमारा अच्छे से सक्सेस नहीं रहा, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं अच्छे से हुए और पॉलिटिकल अनविलिंगनेस यहाँ पे देखने को मिली, फाइनेंस की कमी देखने को मिली। इसके वजह से यहाँ पे हमारी जो ये स्कीम थी उतनी सक्सेस नहीं रही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिस्कस किए दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।